हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनवी क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं एडिटोरिया के बिहार सचिवालय के प्रैक्टिस बुक के वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एवं 4। इससे पहले हम लोग 1 और 2 पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम एक एक प्रश्न को पूरी व्याख्या करते हैं ताकि और भी कई तरह के प्रश्न हल हो सके। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजर नदी को। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें पाम तेल का परिचालन होता है। यह नदी गिन्नी की खाड़ी में गिरती है और यह नाइजर अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे लिम्पोपो नदी के बारे में लिखा हुआ है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और जो जायरे नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? ब्लॉक पर्वत नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एटलस। एटलस एक मुड़दार पर्वत है। एटलस पर्वत पश्चिमोत्तर अफ्रीका में स्थित एक 2500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। आइए अगले प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान असत्य है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, किजुलकुम सऊदी अरब में। यह सत्य नहीं है, जबकि किजुलकुम मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। इसका अधिकांश हिस्सा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आता है। ऑप्शन ए है दस्त ए कबीर, ईरान। दस्त ए कबीर मध्य ईरान का नमक का एक बड़ा पठार है और कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र है दक्षिणावर्ती अफ्रीका में, जो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में फैला हुआ है। और न्यूबियन मरुस्थल सूडान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक फैला हुआ है। यह मरुस्थल नील नदी और लाल सागर के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काकेकस। काकेकस पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में स्थित है। यह एशिया तथा यूरोप की सीमा पर अवस्थित है, जबकि एटलस जो पर्वत है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में और एपनाई पर्वत इटली में स्थित है। एटलस कहाँ है? तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। एपनाई पर्वत इटली में है और काकेस पर्वत रूस में कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से लगा हुआ है, 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य की सीमा लगता है। कौन कौन? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो केवल 106 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागा अर्जुन सागर श्री सेलम में। नागा अर्जुन सागर श्री सेलम अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के तहत शामिल किया गया है। अब आइए देखते हैं कि नामदफा कहाँ है। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश स्थित में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है और काजीरंगा जो है वो असम राज्य में स्थित है। अगला है कौन द्रव्यन महाकाल की चट्टानें नहीं है? द्रव्यन महाकाल की चट्टानें नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धाड़वार। धाड़वार क्रम की चट्टानें का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है और ये चट्टानें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय और राजस्थान में फैली हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितनी से कम होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 75 सेंटीमीटर से कम होती है वार्षिकांक वर्षा जिस क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है। तो भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग 1/3 भाग में शुष्क खेती अपनाई जाती है, जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है पश्चिम राजस्थान, काठियावाड़ क्षेत्र जो गुजरात का है एवं प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया प्रदेश है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या क्रमशः मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं समस्तीपुर में निवास करती है।
आइए अब जानते हैं कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला तो पटना है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.71% है और कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 11.29 है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना में है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत समस्तीपुर है। ये थोड़ा सा जनगणना 2021 बिहार के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत है। किस राज्य में एससी का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब में। भारत के राज्यों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब में है, 31.9% है और कुल जनसंख्या का जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो है 16.6%। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछ दे तो उत्तर प्रदेश में है, जबकि अगर प्रतिशत में पूछ दे तो पंजाब है और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य पंजाब और हरियाणा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के 3 महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि इसके 4 उपजोन में विभाजित किया गया है, उत्तर पश्चिम जोन, उत्तर पूर्व जोन, दक्षिण पश्चिम जोन, दक्षिण पूर्व जोन। अगला है यूरोप का मुख्य नदी कौन सी है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेन्यूब यूरोप के प्रमुख नदी है, जबकि डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की, होंगहो चीन की, अमेजन दक्षिण अमेरिका की नदी है। डेन्यूब नदी 5 मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों की राजधानी से गुजरती है, इसलिए यह यूरोप की प्रमुख नदी है और फिर यूक्रेन और रोमानिया से एक डेल्टा बनाकर काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है और ये जो डेन्यूब है यूरोप की दूसरी लंबी नदी है। नेक्स्ट है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में स्थित है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुछ और भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में, श्री गुरु रामदास अमृतसर में, बीजू पटनायक भुवनेश्वर में, कोझीकोड कालीकट में और कोयम्बटूर में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1984 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय ढाका में है। भारत में पहले जूट मिल की स्थापना कब हुआ था तो 1855 ईस्वी में हुआ था। 1855 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता के पास हुगली नदी पर रिसरा में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्डिहवा में। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा में मिले हैं। कोल्डिहवा इलाहाबाद के दक्षिण के बेलन नदी के तट पर स्थित है और मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाले वस्तुओं में बुनाई की टोकरियां, औजार एवं मनके जो बड़ी मात्रा में मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। मोहनजोदाड़ो, गनेड़ीबाल और धौलावीरा, उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीबाल तथा धौलावीरा हड़प्पा कालीन का 4 विशालतम नगर था। हड़प्पा में सबों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा को विद्यमान था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर और एक उदार हृदय वाला सुल्तान बताया था और ये लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया था और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया था, लेकिन इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में किसने सदस्यों ने भाग लिया था। अभी तक तो पूछता था ज़्यादातर कि पहले अधिवेशन में कितने लोग भाग लिया था, तो इसका आंसर हो जाता था 72, लेकिन इस बार पूछा गया है कि दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 434 सदस्यों ने। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता करवाए थे दादा भाई नौरोजी ने। और कितने लोगों ने भाग लिया? 434 लोगों ने भाग लिया था। और ये जो कांग्रेस है उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को
मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यसेन के द्वारा। जो चटगांव शस्त्रागार कांड है उसके मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन थे। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की है। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी, ये तीनों में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार। और इसका कारण है क्योंकि जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था तो ये सारे भाषाओं में प्रकाशित किए थे, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद को। सहजानंद सरस्वती बिहार में प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे और 36 में जब लखनऊ में हुआ तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना, उसे नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर देगा, उसका अध्यक्ष भी यही बने थे। अगला है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, जिसे 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इसे बंद कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, ये सभी की समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चालू खाते का घाटा राजकोषीय संकेतक नहीं है, जबकि राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा राजकोषीय संकेतक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा के मापन किस आधार पर किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घरेलू उपभोग। गरीबी रेखा के मापन भारत में किया जाता है घरेलू उपभोग पे, कि भारत में पूर्ण गरीबी के मापने के लिए घरेलू उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। केंद्र एवं राज्यों के मध्य, साथ ही विभिन्न राज्यों के मध्य कर, राजस्व, टैक्स जो रेवेन्यूज है के वितरण की सिफारिश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? और इसका जो होगा द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 18 + 20 = 38। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, क्योंकि यह केंद्र सरकार का बैंकर है, यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू भी करता है, केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है तथा उसका प्रबंधन करता है। और जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी, किसी भी आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। यह प्रस्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजता है और परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा संतरा में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यह सुमेलित नहीं है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है मृग मरीचिका का कारण क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। इनमें कौन सी घटना है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, तो ऑप्शन सी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, यह प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलीकट किसकी मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलिस्टर और कपास का। पॉलीकट पॉलिस्टर एवं कपास का मिश्रण होता है, जबकि पॉलिस्टर और ऊन के मिश्रण को पॉलीवुल कहते हैं। इनसे कपड़ा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एलपीजी का। सर्वाधिक ऊष्मीय मान एलपीजी का होता है, जिसका ऊष्मीय मान 55,000 किलो जूल पर केजी होता है। कोयला को 25,000 से 33,000 किलो जूल पर केजी होता है। पेट्रोल का 45,000 होता है और सीएनजी का 50,000 होता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है जो परमाणु के केंद्र में उपस्थित रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन है। सर्वाधिक ब्रह्मांड में पाए जाने वाला हाइड्रोजन है, जबकि अगर भूपर पट्टी पे पूछ दे कि सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो वो तत्व है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैसों के मिश्रित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम गैसों को मिश्रण किया जाता है, क्योंकि हीलियम अधिक दाब पर रक्त में कम विलेय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीएमाइड प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जो लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं चौड़ा तथा भार में लगभग 1.5 केजी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक प्रोटीन है, और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। अमीनो अम्ल के बहुलीकरण द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलियम में होता है। इलियम एक भाग है जो भोजन को पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण इसकी दीवारों में बनी रंध्राकुरों द्वारा होता है। यह ज़्यादातर छोटी आंत में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है। प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में और संकेत भेजने में, इन तीनों के लिए यूज होता है प्रस्रव्य। प्रस्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को कहा जाता है, जिसे हम लोग तो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। अगला है मस्तिष्क के कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। प्रामस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। प्रामस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 90% होता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने का कार्य करता है। अगला है लार किसके पाचन में मदद करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार्च का। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है, जिसे पत्यालिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगला है इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्ता। इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद होता है, जिसका निर्माण अग्न्याशय में होता है। कहाँ होता है, अग्न्याशय में होता है। यदि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो कुछ ब्लड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रखनली शिशु के मामले में क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। प्रखनली शिशु में निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। अगला है थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा क्या प्रभावित होता है, तो ऑप्शन ए रक्त प्रभावित होता है। थैलेसीमिया आनुवंशिक विकारों का एक समूह है
जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। और ये दो प्रकार के होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। इसमें रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है, जिससे अरक्तता उत्पन्न हो जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त। अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 सितंबर 1972 को भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार पर रक्षा एवं संरक्षण करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सब जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है असत्य, वो देखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड को सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है। राज्यपाल के हक नहीं है कि वो मृत्युदंड को माफ कर सकता है, वह केवल इसे स्थगित या परिहार या लघुकरण करने के लिए कह सकता है। मृत्युदंड की सजा माफ करने के लिए जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति प्रयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 99 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया, जो 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में ये वर्णित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 371 ए के तहत नागालैंड को विशेष प्रावधान किया गया है। 371 बी में असम राज्य के लिए है, और 371 सी जो है वो मणिपुर के लिए, और 371 डी जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए है। तो कौन कौन हो जाएगा? नागालैंड 71 ए के लिए है, 371 बी के लिए असम, 371 सी के लिए मणिपुर, और 371 डी के लिए आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष होता है। यह अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। यह एक अस्थायी सदन है और इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त होता है। इसका मतलब है कि जो सदस्यों का कार्यकाल होगा वो 6 सालों का होगा। आंसर हो जाएगा सी। सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये अधिकार कहीं और भी भेज सकते हैं। न्यायमूर्ति श्री HJ कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और जो भी वर्तमान में है न्यायाधीश वो है न्यायमूर्ति श्री UU ललित। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है, जिनमें केवल 4 अभी महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ये सही नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो बदलते रहता है। और नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 के योजना आयोग के स्थान पर। अगला प्रश्न है कि निम्न संविधान संशोधनों में किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 92 संविधान संशोधन में, जो 1985 में लाया गया था। इससे दल बदल पर रोक लगाई गई थी। और 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में द्वारा परिवर्तन किया गया। इसमें 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिनियम को लाया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 एवं 3 दोनों में, लोकसभा और विधानसभा में। राज्यसभा और विधान परिषद में नोटा का विकल्प नहीं होता है। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को चुनावों को नोटा का मत दर्ज कराने का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियना में है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड में। बस WHO इस वर्ष WHO ने झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। जबकि CF एंड्रिज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है और कर्पूरी ठाकुर को लोकप्रियता के कारण जन नायक के रूप में जाना जाता है। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1962 से हुई है BC राय पुरस्कार। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुंधति राय ने लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और जो सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट नामक पुस्तक लिखा था विक्रम सेठ ने। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा। और अनीता देसाई का पहला उपन्यास क्राई द पीकॉक है जो 1963 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गीतांजलि श्री को। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद कौन किए थे? तो डेजी रॉक बेल ने किए थे। और अब तक के इतिहास में हिंदी का यह पहला उपन्यास है जिसे यह सम्मान मिला। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और इसके पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मिलान असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा मिलान असत्य है? तो ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन है, यह असत्य है। बाकी ये तीनों सही है। दक्षिण पूर्व अमेरिका में टॉर्नेडो, पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून, हिंद महासागर में चक्रवात आता है, ये तीनों सही है। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली चक्रवात आता है। हरिकेन अटलांटिक महासागर कैरिबियन द्वीप समूह में आता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनोरन। सोनोरन अमेरिका एवं मैक्सिको में विस्तृत गर्म मरुस्थल है। पेंटागोनिया एक शीत मरुस्थल है जो अर्जेंटीना में स्थित है। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यह रेगिस्तान कैस्पियन सागर के पश्चिमी किनारे के पूर्व में अमुदर्या नदी के पश्चिम तक फैला हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेन्यूब नदी। जर्मनी के ब्लैंक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली डेन्यूब नदी यूरोपीय देशों के 5 राजधानियां बुखारेस्ट जो रोमानिया की राजधानी है, ब्रातिस्लावा जो स्लोवेनिया की राजधानी है, बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया की राजधानी है, बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है और बीना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है से गुजरने वाला ये नदी है और काला सागर में गिर जाती है। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसलिए डेन्यूब नदी को यूरोप की प्रमुख नदी के रूप में गिना जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यू गिनी। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में? निम्न में से है। जबकि जो सबसे बड़ा है द्वीप होता है वह है ग्रीनलैंड जो अटलांटिक में स्थित है और न्यू गिनी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद बोर्निया, मेडागास्कर एवं सुमात्रा होता है। जो दूसरा सबसे बड़ा है वो गिनी था। पहला कौन है? तो ग्रीनलैंड है। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है जो पश्चिम मध्य प्रशांत में स्थित है और चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है जो हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय में। करेवा कश्मीर घाटी के झील निक्षेप है जहाँ केसर एवं जाफरान का खेती की जाती है। ये ज़्यादातर के कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। अगला है निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनारी। कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 918। राज्य का कुल लिंगानुपात जो बिहार का है 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूधगंगा। दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है, गोदावरी की नहीं। पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती ये सारे गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदाबहार वन। बिहार में अर्ध पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन एवं तराई वन पाया जाता है, जबकि सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतुहा में मिलती है। जो पुनपुन नदी है वो झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होती है और बिहार के औरंगाबाद जिले में, गया जिले में और पटना जिले से गुजरती है। फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। बात करते हैं सोन नदी का, तो पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो गोपद, रिहन और कन्हर है एवं उत्तरी कोयल है। गंडक की बात करते हैं तो गंडक हिमालय से निकलकर नेपाल में सालग्रामी नाम से बहती है। मैदानी भाग में नारायणी उपनाम पाती है। यह काली गंडक और त्रिशूल नदियों का जल लेकर प्रवाहित होती है और जो सोनपुर के पास है वहाँ पे गंगा में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो रागी का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। रागी मड़ुआ को कहा जाता है, वो प्रथम स्थान है। यह एक मोटा अनाज है। इसका सबसे अधिक उत्पादन बिहार में दरभंगा जिला में होता है। अगला है, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैडल पीक। सैडल पर्वत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, 737 मीटर है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट डियो बोली है जो मध्य अंडमान में स्थित है। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर 2021 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव एवं मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य स्थित है। और जो डंकन पैसेज है वो दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच हिंद महासागर में स्थित एक जलडमरू मध्य है। यानी ये 8 डिग्री, 9 डिग्री एवं 10 डिग्री। अगला है, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने 2022 में इतिहास रच दिया है और उन्होंने 41 बार के चैंपियन मुंबई को हराया है। मध्य प्रदेश के टीम के कप्तान थे आदित्य श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद। आनंद के आग्रह पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था और इनकी मृत्यु के बाद आनंद राजगीर में हुई प्रथम बौद्ध संगति में भी सम्मिलित हुए थे। ये महात्मा बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य यानी क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी में हुआ था। माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन था। लेकिन जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो सबसे पहले जानते हैं तुर्कान ए चहलगानी है क्या। तो ये जो है वो 40 अमीरों का समूह है। सरदारों को परास्त करने के लिए, जो विरोधी सरदारों से परास्त करने के लिए अपने वफादार गुलाम अमीरों सरदारों को एक टुकड़ी बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहते हैं। और ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नज्म उल बहरीन 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह। दारा शिकोह ने एक मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन, दो समूहों का मतलब दो समुद्रों का संगम की रचना की, जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म का एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताया। दारा शिकोह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था और औरंगजेब का बड़ा भाई था। नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैरोल्ड अंगियार मुंबई का वास्तविक संस्थापक है। और बात करते हैं कि जॉर्ज चौराना की, तो वो कलकत्ता के संस्थापक थे और फ्रांसिस डे ने मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। 1996 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ में हुई थी। 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय मंगल पांडे को जाता है। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में 2 अंग्रेजों को गोली मार दिए थे, जिनके कारण इन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इनकी प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से ये लिया गया है और यह उपन्यास जो था वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। भारत के राष्ट्रीय गीत को 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगला है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से ये भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव पड़ी थी। मैकाले ने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले को दृष्टिकोण अपना लिया गया, तो इसलिए 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र जो है वो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कही जाती है। नेक्स्ट है, आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी के किनारे स्थित है। और सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला है, न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। न्यू इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और बीजी तिलक ने केसरी का एवं सचिदानंद सिन्हा ने सर्च लाइट का प्रकाशन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एओ ह्यूम। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बना था उस समय महासचिव एओ ह्यूम थे। और जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी है वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। फाइनल में किसे हराया था? इंडोनेशिया को 3-0 से। 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराया था और भारत 73 साल में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता। अगला है, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋणी को। मुद्रास्फीति के कारण ऋणों को लाभ होता है, जबकि उपभोक्ता, ऋणदाता एवं पेंशन भोगी वर्ग को हानि होती है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर में किया जाएगा फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का जो अगला 2026 की मेजबानी मिला है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा को, और जो 2022 में मिला है वो कतर को। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 84.53% है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय का आता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र की आता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976 ईस्वी में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है। और जो वर्तमान में भी चल रही है वो नई जनसंख्या नीति 2000 लाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी नेपाल। नेपाल भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है कि सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जंतु, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय उपभोक्ता आते हैं। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशनगंज में। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद अरवल जिला में होता है। अगला है कवक या फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाद। कवक फफूंद द्वारा दाद रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, ठंड और शुष्क परिस्थितियों में सर्वोत्तम संरक्षण होता है, क्योंकि गर्म एवं आर्द्र परिस्थितियों में बीजों के अंकुरन आ जाता है। अगला है वैश्विक तापमान में क्या संभावना हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, द्वीपीय देशों को खतरा होगा। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, लंबाई पे होता है, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√L/g। क्या होता है? √L/g। तो लंबाई पे निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल। वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव का पृष्ठ तनाव। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, इसलिए वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति होता है। अगला है प्रकाश तरंगों में वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंगदैर्घ्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक रूप से सूखी बर्फ कौन है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम भी कहा जाता है, जिसे गर्म करने पर यह सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, और इसका जो उपयोग होता है आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaSCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। अगला है निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे राशियां जिनमें केवल परिणाम हो परंतु दिशा नहीं हो अदिश राशि कहलाती है, जैसे दूरी, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा। ये जो सारे हैं वो सब क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन स्तनपायी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चमगादड़, समुद्री सिंह, समुद्री गाय, ये सभी स्तनपायी हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटपर्णी। घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं। ये नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेडल को जाना जाता है, जो मटर के पौधे पर अपने काम के माध्यम से वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की थी, और जो 1901 में ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। अगला है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 होता है, जिसमें 8 अस्थियां मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल बनाती है। शेष हड्डियों में कुल 14 हड्डी हमारे चेहरे को कंकाल बनाती है, तथा शेष 6 जो होता है वो मध्य वर्णों के कर्ण अस्थियां होती है, जो कि सुनने में सहायक होती है। यानी टोटल मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है। अगला प्रश्न देखते हैं पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। इसकी कमी से रक्तक्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन होता है। अगला है यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रवृत्ति क्या होगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोकस दूरी तो 1 मीटर होगा, और यह एक उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, क्योंकि इनकी फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। अब कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। 1951 के जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, और जो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था वो 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया,
और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपात उपबंध भाग 20 में है, ये सही नहीं है। आपात उपबंध संविधान के 18वां में उल्लेखित है और ये अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। अगला है, संविधानेतर संस्था कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग संविधानोत्तर संस्था है जिसका गठन 1993 में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रेप्स और ए.बी. एलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3 को भारत के अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का चुनाव जो होता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी.एन. राव को भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 अप्रैल 1952 को गठन किया गया था और इसका पहली बैठक है जो हुआ था वो 13 मई 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में। नेक्स्ट है, स्वस्थाने इन सीटू क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि इन सीटू और एक्स सीटू क्या है। इन सीटू विधि द्वारा वनस्पति या जंतुओं को संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में किया जाता है, जबकि जो एक्स सीटू है वो वनस्पति एवं जंतुओं को विलुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से अलग करके किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना इन सीटू कहलाता है। भारतीय संसद में स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1983 ईस्वी में भारतीय संसद में स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस क्या है? अगला जो प्रश्न है वो ग्रीन पीस क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू महेश्वर प्रसाद जो है वो बिहारी के संपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक का नाटकीय नृत्य है यक्षगान। इसमें जो होता है वो शरीर की गति मानव की आधारभूत भावनाओं को प्रदर्शित करती है। इस नृत्य में पैरों का अधिक कार्य है जिसके द्वारा वैष्णव कथा प्रस्तुत की जाती है यक्षगान में। अगला है, ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में। ताम्रलिपि बंगाल के मेदिनीपुर जिले में अवस्थित है। यह आधुनिक नाम तामलुक है। प्राचीन काल में यह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र तथा बंदरगाह था। अगला है, निम्नलिखित में किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में स्थित है, जिनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की गोली के द्वारा हो गई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाका में किया गया। ढाका के जो बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ किया गया और इस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और जो बांग्लादेश का मुद्रा होता है वो टका होता है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं, औरंगाबाद जिले में। अजंता गुफाएं 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र में। विश्व के सबसे ऊंची मस्जिद मिस्र के काहिरा शहर में स्थित है, जिसका नाम सुल्तान हसन मस्जिद है। ये था एडुटेरिया के बीएसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एवं 4 जो वॉल्यूम 2 से लिया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।